हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कोशिश करते हैं कि जहां की खबर है वहीं से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लाई जाए जो आप कुछ और गहराई से इश्यूज को जान सकें। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो राहुल गांधी ने सावरकर, जिन्हें कुछ लोग वीर सावरकर कहते हैं, उनका एक माफीनामा पढ़कर सुनाया। उसके बाद बड़ी वावेला है। आरएसएस और बीजेपी बहुत ही उन्होंने राहुल गांधी को के खिलाफ बहुत कुछ बोला है। और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में जिसमें लोगों ने बहुत लंबे अरसे तक कुर्बानियां देकर के जो आजादी हासिल की थी, उस आजादी के खिलाफ शख्स जो था जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी और पेंशन ली, उसके समर्थन में लोग आ गए। ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात भी है, लेकिन इस वक्त की हकीकत यही है मुल्क की। इस पर बेहतरीन जानकारी हासिल करने के लिए आज हम मिल रहे हैं तुषार गांधी साहब से, जो महात्मा गांधी के पड़पोते हैं। इनके वालिद जर्नलिस्ट थे, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, अरुण, और इनके दादा मनीलाल गांधी और परदादा महात्मा गांधी। तो तुषार गांधी वही हैं जिन्होंने लेट्स किल गांधी नाम की एक बहुत ही अहम किताब लिखी। इसके अलावा द लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तूर माईबा, ये किताब भी बहुत ही अहम है, हिस्टोरिकल इसकी अहमियत है। आपने महात्मा गांधी फाउंडेशन 1998 में शुरू की, वडोदरा, गुजरात में, और वो प्रेसिडेंट हैं लोक सेवा ट्रस्ट के। महात्मा गांधी की फिल्म हे राम, खास तौर पर उसमें आपने अपना रोल अदा किया है। मैंने इसका जिक्र इसलिए कर दिया कि आपके जहन में ये क्लियर हो जाए कि कितने अहम आदमी से हम जो मालूमात हासिल कर रहे हैं वो कितने हैं। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। तो मैं समझता हूं इससे अच्छी सोर्स नहीं हो सकती। तुषार गांधी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। नमस्कार। मैं आपके दर्शकों का और श्रोताओं को नमस्ते और सलाम कहता हूं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आपके इस कार्यक्रम में शामिल किया। आपसे बातें करने में मजा आए। आप ये बताइए कि ये जो सावरकर के सिलसिले में जो कुछ इस वक्त बहस छिड़ी हुई है, खास तौर पे राहुल गांधी ने एक बड़े प्लेटफॉर्म से वो माफीनामा पढ़कर सुनाया है, उसके आगे क्या कुछ आप कुछ वो इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि आप खुद परिवार से हैं, महात्मा गांधी के परिवार से हैं, और आप किताबें भी लिखी हैं, आपने आपने फिल्म में भी काम किया है। आप महात्मा गांधी की टीचिंग्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप ये जो बहस हो रही है उसके बीच अपने आप को कहां पा रहे हैं? देखिए, राहुल ने जो कहा है वो कोई नई बात नहीं कही है, या और ना ही उन्होंने अपने दिमाग से कुछ निकाल के कह दी। ये तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य है, जो बहुत सालों से हम जानते हैं इसके बारे में। इसके दस्तावेज है, पब्लिक डोमेन में है, लोगों ने उसके ऊपर काम किया है। तो सावरकर और उनके माफीनामा, और सावरकर का अंग्रेजों से पेंशन लेके अपना बाकी का जीवन बिताना, ये कोई नई बात नहीं है। कंट्रोवर्सी मुझे लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पे सबका बहुत ध्यान जा रहा था और समर्थन मिल रहा था। तो उससे हटाकर कुछ और कंट्रोवर्सी में सब डाल देने की कोशिश इसमें दिख रही है, ताकि भारत जोड़ो यात्रा से टेंशन डाइवर्ट हो जाए। और ये मुश्किल बात यह है कि आज हमारे मुल्क में और सामाजिक जीवन में झूठ का बोलबाला बहुत बढ़ गया है। हम्म। झूठ की राजनीति बहुत सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए ये झूठ का प्रचार बहुत ही सुनियोजित प्रकार से होता हुआ दिखाई दे रहा है। सावरकर के बारे में भी यही बात है कि कई सालों से उनके बारे में एक फिक्शनल अकाउंट ही इतिहास के रूप में पेश किया जा रहा था। उनको वीर बना दिया, उसमें से स्वतंत्र वीर बना दिया, एक जिसने काला पानी से छूटने के लिए अंग्रेजों
की मिन्नत मांगनी, उनके पैरों पे गिरे, उनको वचननामा दिया कि अब आइंदा मैं कभी राजा और अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा और वफादार नौकर बन के आप रहूंगा। ऐसे इंसान को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रखना, ये हमारा कितना मॉरल पतन हो गया है इसका अंदेशा देता है। और ये जरूरी है कि हम जितनी जोर शोर से झूठ का प्रचार किया जाता है, उतने ही आवाज को बुलंद करके सच्चाई भी लोगों तक ले जाए, ये बहुत जरूरी है। जी जी, वो जो सच्चाई है उसमें थोड़ा सा आप महात्मा गांधी के कत्ल में सावरकर के रोल के सिलसिले में कमीशन बैठा था, मुझे कुछ चीजें मालूम हुई। आप थोड़ा सा बताइए कि क्योंकि आप महात्मा गांधी के पड़पोते होने के साथ साथ आप एक तरह से महात्मा गांधी के नजरिए के साथ जिंदगी जी रहे हैं और बहुत नजदीक से चीजों को आप जानते हैं। आप थोड़ा सा सावरकर जी के बारे में और भी कुछ बताइए कि महात्मा गांधी वाले कत्ल में क्या कुछ इनका रोल रहा है। देखिए, महात्मा गांधी के कत्ल में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और ये पता चलने लगा कि ये कोई नथुराम गोडसे ने अकेले हाथों अंजाम दिया हुआ कारनामा नहीं है, ये एक बहुत गहरी साजिश थी। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में से गैंग का रोल, जो पूरा ग्रुप था, उसका रोल सामने आने लगा। 20 जनवरी को जो फेल्ड अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुए, और 30 को जब बापू का कत्ल कर दिया गया और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुए, उसमें से बहुत साफ तरीके से पता चल रहा था कि एक पूरा गिरोह था जो इसमें इन्वॉल्व था। और जैसे जैसे छानबीन होती गई तो ये पता चलता गया कि वो पूरा जो गिरोह था वो सावरकर लॉयलिस्ट जो थे महाराष्ट्र में, ब्राह्मणों के बीच हिंदुत्ववादी, वही सारे इसमें शामिल थे। तो सावरकर के ऊपर स्पॉटलाइट आई और जब सावरकर को इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये तब पता चला कि इस गिरोह के साथ उसके बहुत ही गहरे ताल्लुकात थे। और कत्ल के दरमियान, वो जो साजिश हो रही थी उस दरमियान, कई बार जो कातिल थे वो सावरकर को मिले, इसका भी सबूत पुलिस को मिलना शुरू हुआ। तो सावरकर को इन्वेस्टिगेट किया गया और फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उन्होंने ये तय किया कि नहीं, सावरकर को अरेस्ट करके उनको क्वेश्चन किया जाए और उनको एक्यूज्ड के लिस्ट में उनके ऊपर भी एफआईआर की जाए। तो फिर सावरकर को अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। कमनसीब ये है कि जो प्रोसिक्यूशन था उसने सावरकर के खिलाफ जो सबसे कमजोर सबूत थे वही कोर्ट में पेश किए, और डिफेंस के लिए ये बहुत आसान हो गया कि उन सबूतों के बारे में कोर्ट में एक तरीके से शक शुबा पैदा करे कि भाई ये सबूत मानने लायक है कि नहीं। पर जब सावरकर को इम्प्लीकेट किया था तो पुलिस ने ये कहा था कि हमारे पास तो इतने सबूत है सावरकर के इन्वॉल्वमेंट के कि हम उसमें उसके चलते उनको कन्विक्ट करवा ही देंगे, तभी जाके उनको अरेस्ट किया गया था। पर क्यों ये हुआ कि जब प्रोसिक्यूशन का केस चला कोर्ट में तो प्रोसिक्यूशन ने बहुत कमजोर सबूत पेश किए। और अगर केस का रिकॉर्ड आप देखें तो भी पता चलेगा कि डिफेंस ने बाकी किसी के जो को डिफेंड करने में जितनी ताकत नहीं लगाई, उतनी सावरकर के खिलाफ पेश किए सबूत को खारिज करवाने में लगा दी और उसमें वो कामयाब हो गए। अब कपूर कमीशन उसके बाद 60 के दशक में, 60 के उत्तरार्ध में कपूर कमीशन बिठाया गया, क्योंकि तब जाके ये बात प्रचलित हुई कि सरकार को पूर्व जानकारी थी कि ऐसी कोई साजिश हो रही है और सावरकर वगैरह का नाम उसमें सबको पता था। तो कपूर कमीशन बिठाया गया जिसने बहुत गहरी छानबीन की, सब सबूत इकट्ठा किए, विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन किया और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को क्रॉस एग्जामिन किया, और उसमें आखिर में उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई दो शक की बात नहीं है कि सावरकर और उसके वफादार गुट ने साजिश करके बापू की हत्या की थी। अब
इसमें ये देखना बहुत अहम है कि 20 तारीख को नथुराम गोडसे और उसके गिरोह ने बापू की हत्या का प्रयास किया और वो नाकामयाब हुआ, क्योंकि उनके पास कोई भरोसेमंद हथियार नहीं था। जो बंदूकें उन्होंने ली थी वो बेकार साबित हो गई और वो खून नहीं कर सके बापू का। तो नथुराम को ये पता था कि भाई अगर मुझे इस साजिश को अंजाम देना है तो मुझे हथियार की जरूरत पड़ेगी। तो 20 के बाद जब दिल्ली से वो लोग भागे और बंबई में आके छुपे वो लोग, तो अपने सारे जो सर्कल्स थे, अपने जो सारे हिमायती थे, मददगार थे, उनके पास मारे मारे फिरते रहे कि हमें बंदूक दीजिए या बंदूक लेने का के लिए पैसा दीजिए। पैसा तो उनको मिला लेकिन बंदूक नहीं मिल रही थी। तो कपूर कमीशन के रिपोर्ट में ये दर्ज है कि 26 या 27 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे और आप्टे एक बार फिर सावरकर को मिले थे। अब घटनाक्रम ये है कि उस मुलाकात के बाद, अब उस मुलाकात तक उनके पास बंदूक नहीं थी, उनको पता भी नहीं था कि बंदूक कहाँ से मिलेगी। फिर मुलाकात होती है, वो मुलाकात के बाद फौरन नथुराम और आप्टे बम्बई से निकलकर दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से ट्रेन पकड़कर ग्वालियर पहुंचते हैं। ग्वालियर पहुंचने के बाद ग्वालियर में ही स्थित सावरकर के एक वफादार सैनिक परचुरे को वो मिलते हैं और परचुरे की मदद से हत्या के 2 दिन पहले उस वक्त का सबसे जो भरोसेमंद हथियार था, बेरेटा 9mm सेमी ऑटोमेटिक, वो पिस्टल उनको प्राप्त होती है ग्वालियर से, जिसको लेकर वापस दिल्ली 29 की शाम को पहुंचते हैं और 30 की शाम को उसी हथियार से नथुराम बापू का कत्ल करता है। अब अच्छा, ये जो घटनाक्रम अगर आप देखेंगे हाँ, तो पता चलेगा कि वो 26 और 27 की जो मीटिंग, 26 या 27 को जो मीटिंग सावरकर के साथ हुई, उसकी क्या अहमियत थी और उसके बाद क्या अंजाम हुआ। तो ये सारी चीजों को अगर हम देखने लगे और उनको एनालाइज करें तो एक सीधा जोड़ सावरकर का उस साजिश के साथ हो जाता है। तो ये सारी बातें होना बहुत जरूरी है, करना बहुत जरूरी अच्छा, इसमें एक और बहुत अहम पहलू निकल कर आता है कि 20 तारीख में हमला होता है, नाकाम हमला, और उसके सिर्फ 10 दिन बाद फिर वो हमला कामयाब हो जाता है। इस बीच में बापू की कोई सिक्योरिटी का इंतजाम बेहतर नहीं हुआ, या पूरे उस सिस्टम के उस वक्त के लोग गांधी जी के खिलाफ काम कर रहे थे? उनकी कोई सिक्योरिटी भी तो होगी उस जमाने में, इतने बड़े नेता थे, मुल्क को आजाद कराया था, अंग्रेजों से टक्कर ली थी, तो उसके बाद सिक्योरिटी इतनी कमजोर कि वही आदमी एक बार हमला करता है, फिर 10 दिन बाद आकर के फिर दोबारा हमला कर लेता है। हाँ, ये लैप्स है और बहुत आश्चर्यजनक है कि ऐसे लैप्स कैसे हुए, क्योंकि 20 तारीख के हमले के बाद 24 घंटे के अंदर गिरोह का उसमें होना, उस गिरोह के लोगों की एक तरीके से जानकारी, वो कहाँ से आए थे, कौन थे, ये सारी चीजें पुलिस को जानकारी प्राप्त हो रही थी मदन लाल के इंटरोगेशन से। मदन लाल पाहवा जो शरणार्थी था जिसने बम ब्लास्ट किया था 20 की प्रार्थना सभा में, और उसके इंटरोगेशन से उनको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता गया। लेकिन 20 से 30 के बीच में पुलिस ने इतनी सारी गलतियां की इन्वेस्टिगेशन में कि ऐसे लगने लगा कि शायद बापू की हत्या में उस वक्त के पुलिस कर्मचारियों की भी मिली भगत थी। अगर आप रेड फोर्ट ट्रायल का जजमेंट देखें तो उसमें जज आत्माचरण ने अपने फाइनल जजमेंट में एक पूरा पैराग्राफ लिखा है कि अगर मुझे छूट होती तो मैं पुलिस वालों को भी एक्यूज करार करता और उनके ऊपर मुकदमा चला के उनको गिल्टी करार करता, क्योंकि इतनी सारी गलतियां उन्होंने की है। तो लगने लगा है कि उनकी गलतियों के कारण ही खूनी कामयाब हुए हैं, और ये जजमेंट में दर्ज है। ये जो क्रिटिसिज्म है, ये एक्यूजेशन है, वो जजमेंट में दर्ज है। तो ये बहुत ही स्वाभाविक था कि हाँ, उस वक्त ये सारी गलतियां हुई। अब हमने ये समझना बहुत जरूरी है कि वो वक्त बहुत ही एक उथल पुथल का वक्त था।
पार्टीशन हुआ था, नॉर्थ इंडिया से ज्यादातर वरिष्ठ पुलिसकर्मी मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान को चूज किया था, और वो सारे के सारे पाकिस्तान चले गए थे। तो एक वैक्यूम बन गया था, और उस वैक्यूम को भरने दक्षिण से पुलिस कर्मियों को उत्तर में भेजा गया था। बाद में निकलने वाले जो रिपोर्ट्स थे उसमें यह भी साबित हुआ था कि उन दिनों पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में आरएसएस हिंदू महासभा का इन्फिल्ट्रेशन बहुत हो गया था, और कई जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस थी उनके ऊपर आरएसएस के मेंबर्स काम कर रहे थे। तो ये भी एक शक था कि शायद वही लोग इनकी मदद भी कर रहे थे। सिक्योरिटी में लैप्स होने का कारण ये था कि बापू ने, जब उनको कहा गया कि भाई अब आपकी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी और प्रार्थना में आने वाले लोगों की शिनाख्त करनी पड़ेगी, उनके रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो बापू ने मना कर दिया था कि भाई मेरी प्रार्थना में जब लोग आए तब उनकी चेकिंग भी नहीं हो सकती और उनके ऊपर किसी तरीके का प्रतिबंध भी नहीं लगने दूंगा। और उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं सिक्योरिटी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर भी अज्ञात पुलिस तैनात की गई थी, उसमें भी कई लैप्सेस हुए, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट सिक्योरिटी ऑफिसर था वो 30 की शाम जब बापू की हत्या हुई उस दिन अचानक से बीमार होकर वो अनुपस्थित था। जो बापू के पीछे साथ साथ चलने वाला पुलिस अफसर था जो बापू को शील्ड करता था, वो उस दिन कुछ काम के चलते पीछे रह गया था और बापू तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तब गोलियां चली और सिर्फ बापू की हत्या के बाद वो बापू तक पहुंच पाया था। तो ऐसे लैप्सेस भी बहुत हुए थे जो कभी कभी कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों को का मिलकर ये परिणाम हुआ कि इतनी आसानी से नथुराम गोडसे बापू की हत्या कर पाया। तो काफी सारे फैक्टर्स थे जिनके इन्फ्लुएंस से ये हत्या कामयाब हुई और मुकम्मल हुई। अच्छा, आपके अलावा और भी गांधी फैमिली से काफी लोग होंगे, जाहिर है कई फैमिलियां होंगी। तो अब आपके जो फैमिली से मुताल्लिक, जो गांधी जी से जो मुताल्लिक जो फैमिलियां हैं, वो अब कैसा महसूस करती हैं जब जब गांधी जी के हत्यारों को बाकायदा कहीं से खबर आती है, मंदिर बना दिया गया नाथूराम गोडसे के नाम से, कहीं खबर आ जाती है कि बीजेपी आरएसएस से मुताल्लिक लोग महात्मा गांधी का एक पुतला बनाते हैं, उस पर गोली चलाते हैं। कभी खबर आती है कि और भी बहुत लोग महात्मा गांधी को, तस्वीरें हटा दी गई, कुछ सरकारी अफसरों ऑफिसों से तस्वीरें हटा दी गई महात्मा गांधी की। तो ये सब होते हुए देखकर आपको, आपकी फैमिली को, लोगों को कैसा महसूस होता है? क्या कुछ है मतलब इसमें जो आप महसूस करते हो, वो जरा बताइए, वो बहुत ही अहम है। एक परिवार के कारण हमारा जो रिश्ता है वो एक आत्मीय रिश्ता है। तो जब इस तरह से उनका अपमान करने की कोशिश की जाती है तो दुख तो होता है, लेकिन ये समझ भी है कि भाई हमारे जो पूर्वज थे वो एक पब्लिक फिगर थे और उनके ऊपर हमारा जितना अधिकार है उतना ही मानवता का अधिकार भी है। और उसमें देखिए, जब बापू की हत्या ही कर दी गई थी और एक विचारधारा ने वो हत्या करवाई थी, तो वो विचारधारा बापू को का अपमान करे उसमें कोई बड़ी बात या ताज्जुब की बात नहीं है। और वही उन्होंने किया है कि हत्या के बाद जब उनको पता चला कि भाई इनकी आकृति और इनके विचार का जो ताकत थी वो तो और बढ़ गई है, तो उन्होंने एक साजिश, एक प्रोग्राम चलाया है कि उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन देना, उनका अपमान करते रहना, उनके ऊपर तोहमतें लगाते रहना। ये उनकी जरूरत है, ये उनके अस्तित्व को टिका रखने के लिए उनकी जरूरत है। तो हमें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि क्योंकि हमारे जो पूर्वज है वो सिर्फ हमारे नहीं है। तो दुख तो होता है, दुख नहीं होता ऐसा नहीं है, गुस्सा भी आता है, लेकिन साथ साथ ये समझ भी है, इसलिए हम उसके साथ जी सकते हैं ये इन सारी हालातों के साथ। ये बहुत ही एक और भी बात है कि
वो भले कितना भी उनका दुष्प्रचार करे, कितनी भी टीका करे उनके लोग, कितनी भी कोशिशें करे, गोलियां चलाए, जो भी करे, आखिर में उन्हें कहीं ना कहीं उनको एक्नॉलेज करना ही पड़ता है। तुषार गांधी जी, देखिए, आजादी से पहले आरएसएस का जो चेहरा उन्होंने सावरकर ने दिखाया, उसमें दो चीजें बहुत अहम थी जो मैं समझ पाया हूं। एक तो अंग्रेजों की गुलामी, मुल्क से गद्दारी। जाहिर है उनसे गुलामी थी तो मुल्क से गद्दारी ही थी, आजादी के खिलाफ थे तो मुल्क से गद्दारी थी। दूसरी बात, हिंदू मुसलमान एकता के खिलाफ थे ये लोग शुरू से, और दूसरी माइनॉरिटीज को भी, क्रिश्चियंस को भी, जैसे आप कहते हैं विदेशी हैं मुसलमान और क्रिश्चियन। तो ये दो चीजें बेसिक एलिमेंट्स अगर समझा जाए कम से कम करके, यूं तो और बहुत सी चीजें थी। आज के पर्सपेक्टिव में इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है, क्या इसमें भी ये दोनों एलिमेंट शामिल हैं जिसकी वजह से मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है? मुसलमानों के खिलाफ क्या कुछ है? वो आज ही का बयान जो अमित शाह का है, कल का गुजरात का, कि 2002 में हमने ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद सब शांत हो गए, जिसको पूरी दुनिया कत्लेआम कहती है। 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। फॉर्मर एमपी एहसान जाफरी चिल्लाते, रोते, कुड़ते मर गए, जिंदा जला दिए गए। उसको अब वो कह रहे हैं कि साहब हमने बहुत बड़ा काम किया। ये मुल्क का होम मिनिस्टर कह रहा है। आज भी क्या अंग्रेजों की या अंग्रेज नुमा और हुकूमतों की गुलामी का भी इसमें कोई एलिमेंट है आज भी क्या? आपके इस बयान से मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि आज जो सरकार है और उसके जो मिनिस्टर है वो भारत के सरकार या मिनिस्टर, आरएसएस की सरकार और मिनिस्टर। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो भारत का एजेंडा नहीं चलाएंगे, वो आरएसएस का एजेंडा चलाएंगे। और आरएसएस का एजेंडा डिविजिव, विभाजनकारी, घृणा से भरपूर और लोगों को प्रताड़ित करना, सब्जुगेट करना, ये उनका एजेंडा पहले से रहा है। तो ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। वो उनका जो एजेंडा है उसको बहुत फेथफुली कर रहे हैं और उससे फायदा उठा रहे हैं। तो ये हमने समझना बहुत जरूरी है। अमित शाह का ये काम है कि वो इस तरह के स्टेटमेंट्स करते रहे, क्योंकि वो भारत के गृह मंत्री नहीं है, वो आरएसएस के नुमाइंदे हैं और आरएसएस की मेहरबानी पर उनको ये पद मिला है। प्रधानमंत्री भी वैसे ही है। तो ये हमने समझ लेना चाहिए। और इसीलिए वो जो कहते हैं और करते हैं उसमें आरएसएस का जो एजेंडा है वो ही फर्दर वो लोग कर रहे हैं। जो ये बिल्कुल साफ है कि वो एंटी माइनॉरिटी एक विचारधारा है, और जिसमें मुसलमानों को टारगेट करना, क्रिश्चियनों को टारगेट करना और बाकी के जो माइनॉरिटीज है उनको दबोच के रखना। अब सिख भी उसी लाइन में जोड़ दिए गए हैं, उनके ऊपर भी उसी तरह की तोहमतें लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कोई नई बात उनके लिए नहीं है, उन्होंने हमेशा यही काम किया है। आजादी से पहले जो लोग अंग्रेजों की गोद में बैठे थे वो आज भी वही कर रहे हैं। और इसीलिए जो कांग्रेस का द्वेष है, वो आज भी गुस्सा जो दिखा रहे हैं, वो इसलिए है कि आजादी में सबसे आगे कांग्रेस थी और उनके कलेक्टिव उससे ही जाकर आजादी प्राप्त हुई थी। इनके पास तो कोई भी नहीं है, एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं है जिसका नाम वो लोग दे सकते हैं और जिसके बारे में छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमारे इस आदमी ने भी स्वतंत्रता में भाग लिया था। अब सावरकर की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने, जब कांग्रेस ने बॉयकॉट डिक्लेयर किया था तो सावरकर ने डिक्लेयर किया था कि हम अंग्रेजों के वफादार हैं और उनके वॉर एफर्ट में उनकी मदद करेंगे। तो उनके सैन्य के लिए सैनिकों को रिक्रूट करने का काम उन्होंने किया था और वो काम उन्होंने जारी रखा तब भी जब उनको पता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएनए की आर्मी रिक्रूट करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं और भारत को इन्वेड करने की कगार पे वो खड़े हैं। तब भी सावरकर ब्रिटिश वॉर एफर्ट में सैनिकों को रिक्रूट करने में मदद कर रहे थे और वो कर रहे थे। तो उनकी लड़ाई
हमेशा जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए कोई काम किया उनके खिलाफ रही और उनके रहनुमा जो अंग्रेज थे उनकी वफादारी की। तो वही डिवाइसिव एजेंडा आज भी वो चला रहे हैं, उसमें कोई ताज्जुब नहीं है। अच्छा, आखिरी आखिरी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप गांधी जी की विचारधारा को बहुत गहराई से जानते हैं, आप उसी घर से हैं, उसी खानदान से हैं। आज के इस तकलीफ भरे माहौल में अगर गांधी जी की टीचिंग से कोई निचोड़ निकाल करके कोई लोगों को पैगाम दिया जाए, तो आप गांधी फैमिली से देश की जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये पैगाम मैं समझता हूं कि आज के हालात में भारत जोड़ो यात्रा ये पैगाम दे रही है, क्योंकि नफरत के खिलाफ अगर हमें लड़ना है तो सामने नफरत करने से वो कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। और इसीलिए प्यार से ही उसको का सामना हमने करना पड़ेगा, उसको हराना हमने पड़ेगा। तो जो नफरत भारत जोड़ो यात्रा में से जो एक पैगाम निकल रहा है कि डरना नहीं है। देखिए, नफरत पैदा की जाती है क्योंकि हमें डराया जाता है। उस डर में से हमारे अंदर शक और शुबा एक दूसरे के लिए पैदा होते हैं, उसमें से नफरत जन्मती। और ये एक्सपेरिमेंट करते हुए हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है संघ परिवार को। पहले हमें डराया गया, हिंदुओं को कहा गया कि हिंदू खतरे में है, फिर वो हम मानने लगे कि भाई खतरे में है हम, तो फिर कहा कि खतरा किससे है, तो मुसलमानों से है, क्रिश्चियन पादरियों से है। तो क्रिश्चियन और मुसलमानों के खिलाफ एक शक, एक शुबा, एक प्रेजुडिस क्रिएट की गई। और फिर उसमें से हमारे अंदर जो नफरत थी वो पैदा होती गई, और नफरत इस अंजाम तक पहुंची कि हम ये मानना शुरू कर दिया कि उनको मारना जायज है, उनको मारना ही हो। तभी जाके इलेक्शन के कैंपेन में अमित शाह ये कह सकते हैं कि हमने उनको बहुत बड़ा सबक 2002 में सिखा दिया, अब वो बहुत अच्छी तरह से वो अब काबू में आ गए। ये सारी चीजों को हमने समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमारे दिलों से डर निकाल देना होगा। एक दूसरे के बारे में डर, जो अलग है उनके बारे में, उनके लिए डर, और जो लोग खौफ पैदा करते हैं उनके खिलाफ, जो हम डरे सहमे हुए रहते हैं, वो छोड़ना होगा। और बापू ने भी वही किया था। जब वो आए तो अंग्रेजों का खौफ हिंदुस्तानियों पे बहुत भारी था। सबसे पहला उन्होंने काम किया कि नहीं, खौफ मत रखो, हम चाहे तो इनको हरा सकते। यही बात आज भी जरूरी है कि ये जो ताकतें हैं, जो अंग्रेजों की पिट्ठू ताकतें हैं जो हमारे ऊपर हावी हो गई, उनका खौफ हमें हटाना होगा। एक दूसरे के लिए शक व शुबा हमें हटाना होगा, तभी जाके नफरत कम होगी। और सबसे जरूरी है कि नफरत कम हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुषार गांधी साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए वक्त निकाला। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी कभी अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो आप हमें वक्त देंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि देश को जोड़ने की जो बात करे वो बात जानी चाहिए, और नफरत की बुनियाद पर तो ना कोई समाज आगे बढ़ सकता, ना देश आगे बढ़ सकता, ना मुल्क तरक्की कर सकता। ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो नफरत बढ़ा करके देश की भलाई की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल हकीकत से बिल्कुल उल्टी बात है। ये अगर किसी फैमिली में 2-4 मेंबर्स हों, अगर वो आपस में नफरत करने लगें, वो घर कैसे तरक्की कर सकता है? एक घर तरक्की नहीं कर सकता तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं उनको हमें हमेशा सामने रखना चाहिए। और आपने जो बात कही वो बहुत ही अहम है कि अंग्रेजों के एजेंटों से डर हम अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, तभी मुल्क की बेहतरी कर सकते हैं। और ये पैगाम बहुत ही अच्छा भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है, और इससे कुछ बेहतरी की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार गांधी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।